नमस्कार। तो आजकल चर्चाएं हो रही हैं न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। हम कहीं भी जाए ये सबसे ज़्यादा इशू वाला टॉपिक आ गया है हमारे सामने। सारे एकेडमिशियन, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी के बीच में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लगातार बात हो रही है और मैं भी पिछले 3 वीडियोस में इसी पे बात करते आ रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे अपना ये वीडियो जो कि फाइनल वीडियो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू हायर एजुकेशन। तो मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विथ स्पेशल रेफरेंस टू हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बातें कही गई हैं हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, उसमें सबसे पहले बात की गई है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स करेंटली फेसिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। कि भारत का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उच्च शिक्षा व्यवस्था है, वो इस समय क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि अ सीवियरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, खंडित उच्चतर शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र हमारे इस देश में इस समय व्याप्त है। खंडित जो फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरह से व्याप्त है। इसके बारे में डिटेल आगे बात होगी, तब आप समझ जाएंगे कि फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड, लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल एंड लर्निंग आउटकम्स, संज्ञात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर बल देना, ये बहुत कम है हमारे। हम जैसे हायर एजुकेशन सिस्टम में जब इन्वॉल्व रहते हैं तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और पढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं, पर इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहे हैं, जो बच्चा सीख के निकल रहा है उसका रिजल्ट क्या हमारे सामने आ रहा है। इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इस पे फोकस करने की बात की गई है। थर्ड है a rigid separation of disciplines with early specialization and streaming of students into narrow areas of study। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो separation of disciplines है, ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेगा, आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस वाले साइंस पढ़ेंगे। ये जो डिसिप्लिन में आप देख लेंगे सेपरेशन हमारे यहाँ है, इस पे बात की जा रही है कि इस सेपरेशन को कहीं ना कहीं से हमें अब तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्टूडेंट के पास सारे नॉलेज होने की ज़रूरत है। अगर वो साइंस का बच्चा है तो उसके पास ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के भी नॉलेज होने की ज़रूरत है, और अगर वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है तो उसके पास साइंस का भी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स पे अब फोकस होने की बात की जा रही है। तो ये करंट का प्रॉब्लम है, जो सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज। बार बार इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की बात की जा रही है, SEDG की बात की जा रही है, उस पे भी फोकस करने की बात की गई है। तो करंट में ये प्रॉब्लम है कि सीमित पहुंच है। कहाँ सीमित पहुंच है? विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, जहां कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं। आप स्कूल एजुकेशन सिस्टम की जब मैं बात कर रही थी पिछले वीडियोस में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्कूल लेवल पे चेंजेस की बात की गई है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज की, 3 फॉर्मूला। उसमें इंग्लिश, हिंदी प्लस जो रीजनल या लोकल या मदर लैंग्वेज, इवन होम लैंग्वेज जो है, उस पे एम्फसाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इस समय हायर एजुकेशन सिस्टम, वो है लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता। ये इसकी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम है लेसर एम्फेसिस ऑन रिसर्च एट मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पे फोकस बहुत कम दिया जा रहा है। अगर वो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन है या रिसर्च बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेनली इंस्टीट्यूशन, वहीं पर रिसर्च पे फोकस किया जाता है। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पर मेनली टीचिंग लर्निंग पे ही फोकस किया जाता है, रिसर्च पे फोकस नहीं किया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव है। ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म किए जाने हैं या क्या चेंजेस होंगे आगे चल करके। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन सिस्टम के क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं करंट में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या जो सिस्टम है वो फेस कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि किस किस पॉइंट्स पे एम्फेसिस किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो मैं पॉइंट वाइज आपको लेकर के आगे बढ़ूंगी। सबसे पहला पॉइंट है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। बहुत बहुत सराहनीय ये पॉइंट आया है। आप जब इस पे डिटेल देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ है। समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है। अ होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन डिस्क्राइब्ड सो ब्यूटिफुली इन इंडियाज पास्ट इज नीडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडिया इन 21st सेंचुरी। जब इंडिया के आप पास्ट को देखेंगे तो जो नालंदा यूनिवर्सिटीज़ था, तक्षशिला था, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम हुआ है। पर बीच में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हमने छोड़ दिया था, ब्रेक कर दिया था। पर अब अगेन 21st सेंचुरी में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे फोकस करने की बात की गई है। इवन इंजीनियरिंग स्कूल सच एज IITs will move towards more holistic and multidisciplinary educations with more arts and humanities, while arts and humanities students will aim to learn more science. That is very beautiful point. आप देखेंगे कि जो IITs जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, इवन वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। IITs में भी सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पर वो उस पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। पर अब बात हो रही है फोकस की, बिकॉज आप देखिए तो जो भी स्टूडेंट्स करके निकलते हैं ग्रेजुएट या जो बीटेक और एमटेक करके निकलते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन से, उनको काम करना है इसी सोसाइटी में, ठीक है। तो उनके सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी है। वैसे वर्सा इसी तरह का जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का स्टूडेंट है उसे साइंस की नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब इस चीज़ पे एम्फेसिस होगा आगे चल करके। The structure and length of the degree program shall be adjusted accordingly. The undergraduate degree will be 3 to 4 years with multiple exit options within this period with appropriate certificates. बहुत ज़्यादा अच्छा ये पॉइंट है। अब देखिए क्या होता है, आज के सिनारियो में बातें होती हैं कि अगर एक बार बच्चा ग्रेजुएशन में हो गया, ठीक है, आज हमारे स्टूडेंट्स जब BA डिग्री कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो दे हैव टू कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। इस समय 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होता है और 2 इयर्स का मास्टर डिग्री होता है। पर अब क्या किया जा रहा है, इसको मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शंस इसमें क्रिएट हो रहे हैं कि अगर इन केस बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ठीक है, BA आफ्टर 12th वो अगर BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और किसी कारणवश वो फर्स्ट ईयर करने के बाद निकल रहा है, ठीक है, वो नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है। कभी कभी हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी किसी फैमिलीज में सपोर्ट सिस्टम नहीं हो पाता है, या
अब वो ट्रांसफरेबल केस है, उसको जाना ही पड़ता है छोड़ करके वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है, वो बीए फर्स्ट ईयर किया या सेकंड ईयर किया या बीएससी फर्स्ट ईयर किया और सेकंड ईयर किया, और अगर वो थर्ड ईयर नहीं कर पाया, हमारे कॉलेज की भी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट होती हैं जो कभी कभी थर्ड ईयर तक कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, एनी हाउ कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पास, तो उनके 2 साल बर्बाद हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब क्या हो रहा है कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हो रहे हैं और इन केस आप सेकेंड ईयर में ही क्विट कर दे रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो आपको उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। द 4-year multidisciplinary bachelor's program, however, shall be preferred option since it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education. 4 years तक का हो गया है, पर 4 years जो है वो आपको, आप प्रेफर कर सकते हैं कि आपको 4 साल का करना है कि आप 3 साल के पहले ही करके निकल जा रहे हैं। तो अगर आप 4 साल तक का पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए एक वास्ट कवरेज ओपन हो जाएगा, आपका एक सोचने का, एक नॉलेज का एक वास्ट एरिया आपके सामने क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उस 4 years डिग्री प्रोग्राम में आप बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे। इस पे आगे भी मैं और आपको समझाती हूँ। हायर एजुकेशन सिस्टम विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। अब इसी तरह डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम भी आ गए हैं सामने हमारे, जैसे कि देयर में बी 2 years प्रोग्राम विथ सेकेंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 years बैचलर प्रोग्राम। ठीक है, फिर अभी मैं कंटिन्यू करी थी मास्टर्स प्रोग्राम के साथ। तो जो हायर एजुकेशन सिस्टम में मास्टर्स प्रोग्राम्स के भी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। जैसे अच्छा, पहले एक और पॉइंट मैं समझा दे रही हूँ। जो बैचलर डिग्री की बात हो रही थी कि 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी, मैं बता रही थी कि आप चाहे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके भी निकल सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सिर्फ किया है, ठीक है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब एक तरह का सिर्फ फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा इन दैट कंसर्न डिसिप्लिन और अ फील्ड। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा आपको मिलेगा। 2 साल के बाद अगर आप निकल रहे हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल के बाद अगर आप निकल रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। 3 years बैचलर डिग्री प्रोग्राम मिलेगा। और तब मैंने जो 4 years की बात की है कि 4 years का आप पूरा कोर्स करते हैं तो आप माने जाएंगे कि आपको पूरा होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आपने लर्निंग कंप्लीट की है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा पॉइंट है कि आप जरूरी नहीं कि आप 4 साल तक कोर्स करें, आप फर्स्ट ईयर ही किए, किसी कारणवश अगर आप निकल रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। आप 2 साल तक कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिल गया। आप 3 साल तक कर रहे हैं तब आपको डिग्री मिलेगी, आपकी ग्रेजुएट की डिग्री। और अगर 4 साल तक कर ले रहे हैं तो आप माने जाएंगे कि आपने वो सारे लर्निंग जो प्रोसीजर्स थे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के, आपने उसको फुलफिल किया और आपको 4 years का सर्टिफिकेट पूरा डिग्री मिलेगा। इसी तरह मास्टर्स प्रोग्राम में भी है। अब मैं जो मास्टर्स प्रोग्राम की बात करी थी कि देयर में भी 2 years प्रोग्राम विद द सेकेंड ईयर डिवोटेड इंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 years बैचलर प्रोग्राम। अब मास्टर की बात होती है तो हमें आज भी मास्टर्स जो है, मतलब पीजी जो है वो 2 years का है। अब जो सेकेंड ईयर होगा वो फुली रिसर्च पे होगा, ठीक है, वो टोटल रिसर्च पे होगा। मतलब पहला साल तो आप जो थियोरेटिकल और स्टडी अपना करेंगे, पर जो सेकेंड ईयर होगा मास्टर्स का वो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होगा। उनके लिए जिन्होंने 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स किया है, जो पहले ग्रेजुएशन में आप पहले साल और दूसरे साल निकल गए तब आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पर अगर आपने 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स किया है और तब अगर आप मास्टर्स में एनरोल हो रहे हैं, चौथा साल भले न किया हो, तो आप 3 साल करके अगर मास्टर्स में एनरोल हो रहे हैं तो आपको 1 साल जो थियोरेटिकल और ये स्टडीज़ होती है पीजी की वो करनी होगी। और जो सेकेंड ईयर होगा, फाइनल ईयर जो होगा, वो रिसर्च बेस्ड होगा, पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड होगा।
और इनके लिए जो 4 इयर्स की हैं उनके लिए देखिए क्या प्रोविज़न है कि फॉर स्टूडेंट कंप्लीटिंग 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम्स विथ रिसर्च दे कुड बी 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम। जो 4 साल उधर करके आए होंगे उन्हें 1 ही साल का मास्टर्स करना होगा, ठीक है। देयर में बी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम। तो इस तरह से 5 साल हो गया, मतलब 4 साल उधर और 5 साल 1 साल का पीजी। तो इस तरह से 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया। आप ऐसे देखें तो अभी भी अगर ऐसे देखें तो 5 इयर्स है, 3 साल ग्रेजुएशन का और 2 साल पीजी का। पर अगर बीच में आप क्विट करते हैं, आप निकलते हैं किसी कारणवश, तो आपका पूरा बर्बाद हो जाता है। पर यहाँ पर मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का एक डेस्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। Undertaking a PhD shall require either a master's degree or a 4 years bachelor degree with research। और अगर आप PhD में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको उधर आप जो 4 इयर्स का बैचलर डिग्री प्रोग्राम, तो आप अगर 4 इयर्स का बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। अंडरटेकिंग अ पीएचडी शैल रिक्वायर्स इधर अ मास्टर डिग्री और अ 4 इयर्स, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो या 4 इयर्स का वो बैचलर जो डिग्री प्रोग्राम है वो हो, तो आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। और एक नई बात है कि द एमफिल प्रोग्राम शेल बी डिसकंटिन्यूड। अब एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यूड किया जा रहा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पीजी आप कर रहे हैं तो आपका जो सेकेंड ईयर होगा वो पूरा रिसर्च बेस्ड होगा। और एमफिल में भी यही होता है, आपको एक स्मॉल रिसर्च करना होता है जो कि टोटल पीएचडी जैसा ही होता है, बस उसमें रेस्पोंडेंट्स और आपका जो यूनिवर्स एरिया होता है और रेस्पोंडेंट्स नंबर होते हैं वो कम होते हैं पीएचडी के मुकाबले। तो आप चूँकि रिसर्च कर लेंगे, आप पूरा रिसर्च बेस्ड स्टडी कर लेंगे, तो एमफिल की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट पॉइंट किस पे बात हो रही है, वो आप वो वाला पॉइंट अच्छे से समझ गए जिस पे अभी हम लोगों ने बात की थी, वो टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है। किस तरह से होलिस्टिक और मल्टी समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात की जा रही है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के रूप में काम करता है इस एजुकेशन सिस्टम में। इस एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स स्टेक होल्डर्स है, स्टूडेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टूडेंट्स जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की तरह है। तो उसके लिए क्या बातें की गई हैं कि वाइब्रेंट कैंपस लाइफ इज़ एसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि एक कैंपस जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जहां बच्चा पढ़ रहा है। सो स्टूडेंट विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू बी इन्वॉल्व इन। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी स्पोर्ट्स में, कल्चर में, आर्ट क्लब्स, एक्टिविटीज़ क्लब, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट, ये सब है कॉलेज में, ऐसा नहीं है। ये सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिस्टम में अभी भी काम हो रहा है, इस पे बहुत काम होते हैं। एनएसएस विंग है, हर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है हर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ऑलमोस्ट। पर ये बात की गई है कि जिन कॉलेजेस में नहीं है या जो कॉलेजेस इस पे एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं, अब उनको भी इस पे काम करना ज़रूरी होगा। There shall be counseling system for the healing stress in every institutions। हर इंस्टीट्यूशन में काउंसलिंग सेंटर का होना अब अत्यंत आवश्यक है। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर काउंसलिंग सेंटर है, पर अब इसको मैंडेटरी किया जा रहा है बिकॉज आज के जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उसमें स्ट्रेस जो है सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है इस सिचुएशन में। तो इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स की बात की गई है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर के आई हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, क्योंकि फैकल्टी का कैपेबल, एनर्जाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फैकल्टी नहीं एनर्जी से फुल होगी या मोटिवेटेड नहीं होगी तो पढ़ाना तो उन्हीं को है, अपने स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए भी बहुत सारी बातें की गई हैं कि
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कॉलेज सिस्टम का, सबसे पहले तो उसको इम्प्रूव करो, क्योंकि फैकल्टीज़ को रहना वहीं पर है, काम करना वहीं पर है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वर्किंग टॉयलेट्स, आज भी आप बहुत सारे गाँव के कॉलेजेस में चले जाइए, वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं हैं। हमें लग रहा है, हम अभी यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो लग रहा है कि बेवजह का ये सब पॉइंट्स हैं, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो बेसिक नीड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वर्किंग टॉयलेट्स, ब्लैक बोर्ड्स, ऑफिसेज, टीचिंग सप्लाईज, लाइब्रेरीज, स्टाफ्स, लैब्स, प्लीजेंट क्लासरूम्स, ये सब की बात अब की गई है, ताकि जो फैकल्टीज़ है वो ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा एनर्जाइज्ड रहे। टीचिंग ड्यूटी विल नॉट बी एक्सेसिव, टीचिंग ड्यूटी को बहुत आगे बढ़ाने की बात नहीं की गई है। स्टूडेंट टीचर्स रेशियो नॉट टू हाई, स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़े ना, 10:1 या 20:1, जैसा आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग 10:1 और 20:1 का ही रेशियो निर्धारित किया गया है। फैकल्टी विल बी गिवन फ्रीडम टू क्रिएटिवली डिज़ाइन देयर ओन कैरिकुलम एंड पेडागोगिकल अप्रोच विद इन अप्रूव्ड फ्रेमवर्क, कि जो भी निर्धारित फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग फैकल्टीज़ को भी एक फ्रीडम मिलेगी आगे चल कर के, कि वो किस तरह का अपना एक कैरिकुलर डिज़ाइन कर सके, या जो पेडागोगिकल अप्रोच है, मतलब जो अध्ययन पद्धति के जो तरीके हैं उसको वो डिज़ाइन कर सके। Excellence will be further incentivized through appropriate rewards, promotions, recognitions and movement into institutional leadership। और वाकई ये बात अच्छी है कि जो अच्छा काम करे, मतलब जो भी फैकल्टी मेंबर अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बेहतर काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स देने की बात होनी चाहिए, उसका प्रमोशन की बात होनी चाहिए, उसको रिकग्निशन की बात होनी चाहिए। पर ऐसा बहुत कम ही होता है, हम सबको एक तराजू पे तौल देते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूशंस होता है उसको एक तराजू पे तौल देता है, पर ऐसा अब नहीं करना चाहिए, या ऐसा नहीं करना होगा आगे चल करके। जो फैकल्टी मेंबर्स बेटर वर्क कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं अपना, उनको रिवार्ड्स, रिकग्निशन की बात की गई, और साथ में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप में भी उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात की जा रही है। साथ में मेरू एक कंसेप्ट आया, MERU, मेरू, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ विल बी सेटअप। इसके सेटअप की बात की जा रही है, मेरू की। M फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च, U फॉर यूनिवर्सिटीज़। इसका एम क्या रहेगा? हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया, कि ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, बार बार हायर एजुकेशन में मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बात हो रही है, तो इसको आगे बढ़ाने का काम, इसके स्टैंडर्ड को फिक्स करने का काम ये मेरू करेंगे। इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ सेटअप किए जाएंगे पूरे अक्रॉस। अब हम आगे बढ़ते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे, व्यावसायिक शिक्षा पे, वोकेशनल एजुकेशन पे। तो बाय 2025 at least 50% learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education। अब चूंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, तो इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2025 तक जो पढ़ने वाले लोग हैं उसमें से 50% जो लर्नर्स हैं उनको चाहे तो स्कूल लेवल पे, चाहे तो हायर एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, कि वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रोविज़न किया जाएगा। हमने स्कूल लेवल को भी देखा, उसमें भी आपने देखा कि क्लास 11th और 12th में जो ग्रेड चौथा वाला ग्रेड था, सेकेंडरी लेवल, उसमें भी वोकेशनल क्लासेस के प्रोविजंस दिए जा रहे थे, और अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी वोकेशनल क्लास को
अब आगे बात होती है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कि रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एक डाटा दिया गया है कि जो रिसर्च और इनोवेशन है इस समय इंडिया में वो जीडीपी का मात्र 0.69% है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूएस में ये डाटा 2.8% है, चाइना में 2.1% है, इजराइल में 4.3% है और साउथ कोरिया कंट्री में 4.2% है। आप देखिए कि हमारे देश से ऑलमोस्ट 2-3-4 गुना ज़्यादा रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च हो रहा है जीडीपी का। तो ये एक चैलेंजिंग विषय है, इसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है कि अब हम रिसर्च और इनोवेशंस पे कितना खर्च कर सकते हैं। एनआरएफ का जो एम है will provide a reliable base of merit-based but equitable peer-reviewed research funding, helping to develop culture of research in the country through suitable incentives for and recognition of outstanding research। तो NRF का एम क्या हो रहा है? इसका एम हो रहा है कि अब जो रिसर्च होंगे उसका एक जो स्टैंडर्ड होगा उसको फिक्स करना और जो बेटर रिसर्च होंगे उस पे इंसेंटिव्स और उसको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करना। तो एक और पीयर रिव्यूड रिसर्च होंगे, उस जो भी रिसर्च होंगे उसको रिव्यू करने की आवश्यकता पे बल दिया गया है NRF के तहत। याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके सेटअप की बात हो रही है। विल सेटअप अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला के तहत काम करने की बात हो रही है। सिर्फ उसमें मेडिकल और लीगल जो एजुकेशन है इनको एग्जिट करके, मतलब इनको एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी एजुकेशन सिस्टम हैं उन सबको अब एक अम्ब्रेला के तहत लाने की बात हो रही है और उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कि एक आयोग के गठन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन कमीशन। Public and private higher education institution will be governed by the same set of norms for the regulation, accreditation and academic standards। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक इंस्टीट्यूशन है सभी के लिए एक ही पैमाना तय होने की बात हो रही है, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके एग्रेडेशन के लिए और उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। और ये जो HECI है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके 4 वर्टिकल्स सेट किए गए हैं, 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स बनाए गए हैं। पहला है NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसका क्या काम है? फंक्शन एज अ कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन सिस्टम। ये सारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उन सब के रेगुलेशन का ये काम करेगा। फिर NAAC है, NAAC आज भी वर्क करता है, आप जानते हैं। नेशनल एग्रेडेशन काउंसिल ये सारे कॉलेजेस को के एग्रेडेशन को देखता है। नेशनल एग्रेडेशन काउंसिल उसमें गवर्नेंस कैसा है, लीडरशिप कैसा है, टीचिंग लर्निंग कैसी है, मतलब ओवरऑल जजमेंट का काम करता है और उसके आधार पे वो कॉलेजेस को ग्रेड प्रोवाइड करता है। कॉलेजेस की एक चाह रहती है कि NAAC का कितना ऊंचा से ऊंचा ग्रेड उन्हें मिले। जितना ऊंचा से ऊंचा ग्रेड मिलेगा कॉलेज का रेपो भी बहुत अच्छा होगा, उनको फंडिंग भी अच्छी होगी ताकि वो और अच्छा काम कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि फाइनली तो एक ही एम होता है इंस्टीट्यूशन का, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, फॉर मेकिंग नॉलेजेबल सोसाइटी। टीचिंग लर्निंग आउटकम्स कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने का। नेक्स्ट बॉडी इसमें ही है नेशनल हायर कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये तीसरी जो बॉडी है वो GEC है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। फ्रेम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स। ये जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं अलग अलग, उसके लर्निंग आउटकम्स कैसे आएंगे उसको ये डिसाइड करने का काम करेगा। और नेक्स्ट है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल।
आपको नाम से ही लग रहा है कि ये ग्रांट प्रोवाइड करने का काम करेगा, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये चार इसके अंतर्गत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये चार बॉडी काम करेंगे, NHERC, NAC, NAC, GEC एंड HEGC। कुछ और मैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 3-4 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाय 2035। आप देखें स्कूल एजुकेशन में भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे बात की गई है, GER के मुझको बढ़ाए, जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमको GER को बढ़ाना है और इसको हायर एजुकेशन में भी इस पे बात की गई है और ऑलमोस्ट 2035 तक 2035 तक इसको 50% रेज करने की बात की गई है। ऑल्सो 3.5 करोड़ सीट टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ सीट ऐड करने की बात की गई है। करंट जो GER है हायर एजुकेशन में वो 26.3% है, इसको 50% 2035 तक इसको 50% करने की बात की गई है। संस्कृत एंड ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द कंट्री विल बी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन। आप देखें शुरू से स्कूल लेवल में भी और हायर एजुकेशन लेवल में भी शुरू से इंडियन जो लैंग्वेजेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, वही स्कूल लेवल में वही हायर एजुकेशन लेवल में भी। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट हैं और संस्कृत लैंग्वेज के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको और स्ट्रेंथन करने की बात की गई है, उनको और पावरफुल करने की बात की गई है, क्योंकि जो हमारा कमिंग जनरेशन है या जो हमारा ऑनगोइंग जनरेशन है उसमें वो कितना अपने कल्चर के बारे में, कितना अपने हेरिटेज के बारे में, ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को समझ सके, और उसके लिए हमें लैंग्वेजेस का नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट बात की गई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, प्राकृत एंड पर्सियन विल ऑल्सो बी सेटअप विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटीज़ में अब पाली के लिए, प्राकृत के लिए और पर्सियन लैंग्वेजेस के भी इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। कुछ ये पॉइंट्स मैंने हायर एजुकेशन पे मैं ले करके आई वीडियोस में, कोशिश किया है कि बहुत आपको एलोब्रेट तरीके से समझाऊं। कुछ पॉइंट्स निश्चित ही मिस हुए होंगे मुझसे, क्योंकि बहुत बड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और सारे पॉइंट्स को लाना थोड़ा सा टफ टास्क है, पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको इतना भी आप जान जाएंगे तो आप सिस्टम को समझेंगे। और ये सारे जो नोट्स हैं उसको मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मेन उसका आया है उससे मैंने कोशिश की कि आप लोग के लिए रेडी करूं। आप सारे चारों वॉल्यूम्स को चुपचाप से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज को मिलेगा, जानने को, समझने को। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अब अगला वीडियोस मेरा फिर से सोशियोलॉजी के पॉइंट्स पे स्टार्ट होगा। और जब हाँ मुझे आपको लगता होगा कि मैं कभी कभी अपने मेन थीम से भटक जाती हूँ, पर जब मुझे कोई पॉइंट लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताना ज़रूरी है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ। आपके साथ की ज़रूरत है और होप आप ज़रूर इस चारों वॉल्यूम को सुनेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। नमस्कार।